उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं। बच्चा जन्म लेता है माँ के गर्भ से, वो नहीं कहता है कि मैं पैदा हुआ हूँ। मैंने जो वो टेंट में रखे थे 70 सालों से और कोई राज कर रहा था, तो क्यों नहीं राम के लिए मंदिर बना दिया, क्यों नहीं वो कर दिया? हमने नहीं लाया है। हमारा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने, मानी योगी जी ने, मानी मोदी जी ने गोद में उनको बिठा के ले आया और ले आके मंदिर में बैठाया। सोचने का और समझने का नजरिया अपना बदलिए कि भावनाओं में, आपने बहुत अच्छा कहा है माननीय भाई साहब कि भावनाओं की पार्टी, भावनाओं से भावनाओं को अगर जगाइए तो भावनाएं बहुत कुछ कर देती है। गांव में आप गांव की बात करते हैं, मैं गांव में पर डे जा रही हूं, मैं गांव में देख रही हूं, नौजवान के दिलों में देख रही, वो तो आपको 27 तारीख के बाद 10 मार्च को आपको पता चल जाएगा कि कौन है और कौन साफ। चलिए, बीके सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सिंह साहब, क्या उत्तर प्रदेश की, क्या प्रयागराज की नियति यही है, यहाँ पर राम के नाम पर वोट होंगे, यहाँ पर जिन्ना की बात होगी, यहाँ पर पाकिस्तान की बात होगी, यहाँ पर अली और बजरंगबली की बात होगी, या विकास की बात होगी, मजदूर की बात होगी? देखिए, अभी तक जो हुआ वो धर्म के नाम पे ही हुआ, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि 21वीं सदी में धर्म पे कहीं देश चलेगा? ये तो अजीब सी बात है कि धर्म पे देश नहीं चलता है, कोई नहीं चला धर्म को लेकर। राजनीति अलग है, धर्म अलग है। राजनीति को धर्म से अलग किया जाना चाहिए, लेकिन वो हो ही नहीं रहा है। पब्लिक, एक ऐसा समय आया, कोई ना कोई कारण उसके पीछे रहा, जिसके कारण एकजुट हो गई धर्म के नाम पे। लेकिन अब वो समय नहीं रहा। अब पब्लिक को विकास चाहिए, पब्लिक को विकास चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। तो डेवलपमेंट तो पिछले 10 साल में मुझे जो दिखा वो ऐसा ही है, ऊपर का स्तरी है, मतलब उसमें कोई दम नहीं है। दम नहीं है जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का दावा है या तमाम और पॉलिटिकल पार्टी का। सुशील, आपसे समझना चाहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के सामने वोटर खड़ा होगा, उसको बटन दबाना होगा, कमल का, साइकिल का, हाथी का, पंजे का, उसके जहन में कौन से मुद्दे होंगे? क्योंकि आप 2 दशक से ज्यादा यहाँ पर पत्रकारिता कर रहे हैं, नब्ज आप टटोलते हैं हर चुनाव में। इस बार क्या खास मुद्दे हैं इलाहाबाद की अगर बात करें, प्रयागराज की बात करें? बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह मुद्दे हैं, एक तो विकास का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, और इसके अलावा जो यहाँ पर तमाम करप्शन का मुद्दा है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। हर पार्टी अपने अलग अलग मुद्दे बता रही है, अलग अलग मुद्दे गिना रही है। तो ऐसे में हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करके और उनको जनता तक पहुंचा रही है। तो ऐसे में साफ है, कहीं ना कहीं जो प्रयागराज है, प्रयागराज जिस तरह यहाँ पर कुंभ नगरी है, तो वहाँ पर लगातार विकास की बात का मुद्दा भी बहुत अहम रहेगा। और इसके अलावा जो बेरोजगारी का मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पर तमाम तरह के शैक्षिक संस्थान भी हैं, UPSC भी है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी है, जहाँ पर भर्तियाँ होती हैं, और TET भी है। तो ऐसे में ये तमाम जो रोजगार को लेकर भी युवा खड़ा होगा, तो ये सब उसी को देखकर वोट देंगे। और यहाँ पर घर घर तक जाकर प्रत्याशी यही बता रहा है कि वो बेरोजगारी दूर करेगा, और घर घर तक जो एक उसका अभियान ये है कि उनको बताने में लगा हुआ है कि वो साथ में विकास के रास्ते पर चलने का काम करेगा, और अपने साथ में और भी तमाम लोगों को जोड़ रहा है कि कुंभ नगरी में तमाम जिस तरह यहाँ पर काम होते हैं, काम दिख भी रहे हैं। तो ये सब तमाम मुद्दे हैं जो चुनाव में दिखेंगे। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी क्यों? समाजवादी पार्टी का ही अस्तित्व और औचित्य है। नहीं, वोट क्यों समाजवादी पार्टी को, वोट क्यों, इसके पीछे आधार? 5 साल जो माननीय अखिलेश जी की सरकार थी, मैं मोटा मोटा गिना रहा हूँ, पूरा लिख के नहीं लाया हूँ। नैनी में सरस्वती हाईटेक सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, सोबतिया बाग में फ्लाईओवर, रामबाग में फ्लाईओवर, हाई कोर्ट में फ्लाईओवर, ये तो काम दिख रहा है ना। ये समाजवादी पार्टी की सरकार के काम है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार की काम है। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार 5 साल खत्म, 27 को महोदया जी माने धमकी दे रहे हैं 27 की बात पता चल जाएगा। अरे पता क्या चलेगा, रहूंगा यहीं इसी धरती पर, 10 मार्च के बाद क्या पता चलेगा। ये जान लीजिए कि ठीक है, आप अपना धर्म और ये सब करके लोगों का पोलराइजेशन कर सकती हैं, लेकिन अब सिंह साहब ने कहा ना कि जनता जाग गई है। सर, किसानों की स्थिति ये है कि खाद नहीं मिली, लेकिन किसान की लागत बढ़ गई है। क्यों? कि जो छुट्टा पशु चढ़ रहे हैं, उससे बचाने के लिए किसान को अपने खेतों के चारों तरफ बाड़ लगवाना पड़ रहा है, और बाड़ लगवाने के लिए पैसे लगाने पड़ रहे हैं। ये इसके पहले ये था कि केवल आदमी खाद डालता था, जुताई करता था, निराई कराता था, फसल पैदा कर लेता था। अब उसके अलावा एक अतिरिक्त बोझ किसानों के ऊपर पड़ा है, उनको बाड़ लगाना पड़ा अपने खेतों की रखवाली करने के लिए। तमाम काम गिना दिए इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है गिनाने के लिए? मेरे पास बहुत कुछ है, अगर मैं गिनाने लगूंगी तो शायद समय कम पड़ जाएगा। इन्होंने किसानों को गिनाया, हर महीने 3 महीने पे किसान सम्मान निधि
उज्ज्वला, एक महीने में 2 दफे राशन मुफ्त का, तीसरी चीज प्रधानमंत्री आवास योजना, चौथी चीज विधवा पेंशन। हमने बहुत चीजें दी, मैं गिनवा नहीं रही हूँ। मैं देश का विकास, प्रदेश का विकास को लेके हम लोग चल रहे हैं और मैं धमकी नहीं दे रही हूँ भाई साहब। ये तो बात किया जा रहा है, आप विपक्ष में बैठे, मैं पक्ष में बैठी हूँ, तो मैं अपनी बात को कह रही हूँ कि आपने कहा राम को लेके आए, राम को किसी ने पैदा नहीं किया, राम को लाया गया। और धर्म का नाम, धर्म हम जिस पार्टी से जुड़े हैं, जिस राष्ट्र में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, वो धर्म वहां पे चलता है। और सबसे बड़ा अभी आप चल रहे हैं तो क्या आप गंगा मैया को गंगा मैया नहीं कहेंगे, आप गंगा कह देंगे? ऐसा तो नहीं है। हम धर्म के नाम पे चलते हैं। पोलराइजेशन करते हैं आप, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान इसी पर ले आते हैं, लोकल इशू से ध्यान हटा देते हैं। ये समाजवादी पार्टी का भी आरोप, कांग्रेस का भी आरोप तो लगा नहीं है, विपक्ष में रहेगा आदमी तो आरोप लगाएगा। क्या मैं आरोप नहीं लगाती हूँ, मैं हकीकत कहती हूँ। जिसको आप बचा रहे हो, अभी अब कल की न्यूज आई है, उसमें माननीय अखिलेश जी की फोटो है उसके साथ, जिसको आप बचा रहे हो आतंकवादी है वो। तो हमने कह दिया अगर आतंकवादी मुसलमान है तो मुसलमान खराब हो गया। हम मुसलमान को भी भाई समझते हैं, लेकिन अगर वो आतंकवादी है तो है, और हम उसको कहेंगे। इनका भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि यहाँ आपने ऐसे नेताओं को वोट टिकट दे दिया जो जेल में हैं, जेल से कैंपेनिंग चलेगी, अपराधी हैं, अपराधी छवि वाले हैं। इस पर क्या सफाई है? इन्होंने कौन से बड़े धुले हुए लोगों को दिया है? इन्होंने भी तो पूरी लिस्ट आई है, आप लोगों ने भी प्रकाशित किया अखबारों में। सबसे ज्यादा अपराधी भारतीय जनता पार्टी में टिकट प्राप्त हासिल करने में कामयाब है, सबसे ज्यादा। तो ये तो ठीक है। रही बात ही कि मैं यहाँ आपके साथ डिबेट कर रहा हूँ, बयान दे रहा हूँ, हमारा लड़का किसी का घर डांक रहा हो तो उसमें मेरा क्या दोष है? तो मैं तो आतंकवादी नहीं हो गया ना। अब आतंकवादी है, सजा हो रही है, सारी बात है, उसमें समाजवादी पार्टी उसके लिए आंदोलन तो नहीं कर रही है ना, हम उसके पक्ष में तो नहीं बोल रहे हैं ना। हमारा आपके साथ फोटो खींच रहा है, अभी यहाँ से जाकर के मैं डकैती डाल लूँ तो आप दोषी हो जाएंगे। ये छिछली बातें, थोथी बातें। मैं बेरोजगारी की बात करूंगा तो ये गंगा मैया की बात करेंगी। अब ये कहेंगी गंगा मैया बोलना है तब मैं बोलूंगा गंगा मैया। और जब भाजपा आई है तभी गंगा मैया आई है। इसके पहले न यहाँ कुंभ लगता था, इसके पहले यहाँ मेला लगता था, न इसके पहले जमुना जी बहती थी, न इसके पहले गंगा जी बहती थी। सारी चीजों का पेटेंटीकरण जो आपने शब्द कहा, मैंने बड़ी बात बोली, उसका जवाब इनके पास नहीं है। मैं रामायण की बात कर रहा हूँ। आप धर्म को मानती हैं, भाजपा मानती है, मैं भी मानता हूँ। रामायण में लिखा है कि भय प्रकट की पाला, यानी भगवान राम पैदा नहीं हुए, प्रकट हुए। जो प्रकट हुआ उसको आप लाए कैसे? लाना तो वस्तु को होता है ना, कि ये लाओ वो लाओ, पहली चीज। दूसरी चीज है कि मैंने 5 विकास के काम मोटा मोटा बताए, आप 3 ही बता दो। 5 साल की सरकार में आप 3 काम कोई इलाहाबाद में कराए हो, प्रयागराज में कराए हो, ये जनरल बातें। अच्छा सर, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो दाना दिया जा रहा है, अनाज दिया जा रहा है, आप अनुदान पर कितने दिन तक देश को रखना चाहेंगे? आप रोजगार दीजिए ना, अनुदान के बजाय रोजगार दीजिए। अनुदान देकर के आदमी को कर्मठ बनाया जाता है, रोजगार देकर के आदमी को कर्मशील बनाया जाता है। सिंह साहब, माइग्रेंट बर्ड्स जो हैं, प्रवासी पक्षी जो हैं, वो यहाँ पर आते हैं, मेला देखते हैं, हम दाना डालते हैं उनको, ये सैर सपाटा होता है। इसको चुनाव से भी जोड़ा जा सकता है क्या? यहाँ पर नेताओं की नीति भी यही है, चुनाव आए तो आइए, उसके बाद यहाँ पर गायब हो जाए। ऐसा ही रहा है कि जब जाड़ा आता है तो ये साइबेरियन बर्ड्स हैं जो ये आ जाती हैं, और जब जाड़ा खत्म हो जाता है, माघ मेला खत्म हो जाता है, तो धीरे धीरे वापस चली जाती हैं। तो वही हाल नेताओं का है। इस समय जमघट है पूरी, सभी क्लेम और काउंटर क्लेम कर रहे हैं। अब जैसे नरेंद्र भाई ने कहा कि हमारे 5 डेवलपमेंट के मुद्दे इन्होंने उठाए कि हमने ये डेवलपमेंट किया। अगर जनता बहुत खुश थी तो इनको हटाया क्यों? इनको पावर में लाना चाहिए था। कहीं ना कहीं जनता ना खुश रही, तभी तो हटाया। एंटी इनकम्बेंसी कितना बड़ा फैक्टर इस समय इन चुनावों में? सरकार के प्रति गुस्सा है, नहीं है? दोहरा पाएगी भारतीय जनता पार्टी अपना प्रदर्शन? समाजवादी पार्टी का कहना है कि दुर्घटना थी, घट गई, कोई गढ़ नहीं है बीजेपी का। देखिए, मैं किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता। जो मैंने देखा है वो ये देखा है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की वो स्थिति नहीं है जो पिछली बार थी। वोटर नाराज भी है, कुछ इनके साथ भी है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हम पिछली बार 8 सीट पाए थे तो फिर 8 सीट मिल जाएगी। ये तो मुश्किल लग रहा है। इस बार तो सीटें घटनी है इनकी, क्योंकि एक गवर्नेंस होती है, ब्यूरोक्रेसी देख लीजिए आप, हर जगह करप्शन बढ़ गया है। चाहे कोई विभाग हो, पुलिस विभाग हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी हो,
कोई भी ऑफिस हो, इतना ज्यादा करप्शन हो गया, कोई रोकथाम नहीं है, कोई सब बेलगाम है। ये भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। सुशील, करप्शन एक बड़ा इशू है यहाँ पर इस समय। बिल्कुल करप्शन इशू जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए पहले से कम करप्शन हुआ है, क्योंकि जिस तरह पहले गुंडे थे, बदमाश थे, माफिया थे, अवैध कब्जे करते थे, तो उन पर लगाम लगी है। तमाम जो ऐसे माफिया थे उनके घर बुलडोजर से गिराए गए, बुलडोजर अभियान चला यहाँ पर। सबसे अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक घर गिराए गए तो प्रयागराज में गिराए गए। यहाँ तक कि अतीक अहमद, जो माफिया अतीक अहमद, उसका घर गिराया गया, उसके साड़ू घर गिराया गया इमरान अहमद का, और तमाम जो उसके साथ में और लोग जुड़े हुए थे, तमाम अन्य माफिया थे, उन सबके घरों को नेस्तनाबूद कर दिया। तो कहीं ना कहीं माफिया जो पहले दिखते थे, गुंडागर्दी करते थे, वो कहीं ना कहीं कम हुई है, और लोग जो अवैध कब्जे करते थे, कब्जे कम हुए हैं। तो करप्शन पे लगाम जरूर लगी है, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह इतना। इसको आप अपने अचीवमेंट की तरह देखते हैं, करप्शन पे लगाम लगी है, और जिस तरीके से बुलडोजर बाबा के नाम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बोला जा रहा है, बुलडोजर चला रहे हैं, विकास कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार चल रही है, किस तरीके से अचीवमेंट्स आप गिनाते हैं? इसके बाद समाजवादी पार्टी के पास जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो बुलडोजर चल रहा है, कहीं ना कहीं कभी जब हम लोगों ने सुना था, बहुत छोटे थे तब माँ बाप कहते थे अरे जबरा मारा ही रुवई न दे, वही हाल हुआ था कि बड़े बड़े माफियाओं ने कब्जा कर रखा था। उस समय तो व्यक्ति नहीं बोल पाया, लेकिन योगी बाबा जी की सरकार आई तो बुलडोजर चला, चाहे अतीक अहमद का हो, चाहे बच्चा पासी का हो, चाहे मुख्तार अंसारी का हो, बुलडोजर चला के उस पे गरीबों को आवास बनाने का काम किया है, और ये इस पे हम सक्सेस हैं। अपनी अपनी अचीवमेंट बता रहे हैं नरेंद्र जी, अपनी अचीवमेंट बता रहे हैं ये लोग कि यहाँ पर हमने बुलडोजर चलाया और जो आतताई थे उनके घरों को गिराया, उनके अवैध निर्माणों को गिराया। अब खनन नहीं हो रहा है, बालू नहीं निकल रहा है, पत्थर नहीं निकल रहा है। बुलडोजर का स्टीयरिंग और बुलडोजर कहाँ जाएगा वो सेट करके उसको भेज दिया गया। जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, अगर वो कमाई कर रहा है, वो अट्टालिकाएं बना रहा है, अपने खून पसीने से अपने बच्चों की परवरिश कर रहा है, उसके घर गिरा दो। आज भी खनन हो रहा है सर, आज भी बालू निकल रहा है, आज भी तमाम अवैध कार्य हो रहे हैं, लेकिन वहाँ बुलडोजर नहीं जाएगा, इसलिए वो पैसा कहीं न कहीं भाजपा के खजाने में जा रहा है। चलिए, एक ऐसे वोटर भी है हमारे साथ जो इस समय तो नाव चला रहे हैं, लेकिन वो वोट देंगे। गंगाराम मौजूद है यहाँ पर, बहुत सालों से नाव चला रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गंगाराम निषाद। कहाँ पर रहते हैं आप? मैं अरैल क्षेत्र में रहते हैं। अच्छा, कितने साल से नाव चला रहे हैं? अरे हो गया 34 साल। 34 साल से नाव चला रहे हैं। क्या विकास आप देखते हैं प्रयागराज का पिछले 5 सालों में, 10 सालों में? किस पार्टी ने क्या विकास किया? लगता है आपको कि वोट देना सफल होता है आप लोगों का जो देते हैं? हाँ, मेरा वोट दिए देता मतदान मेरा सफल होता है। अच्छा, हाँ। सरकार से क्या उम्मीद रहती है? सरकार ने सब फ्री दाना खिला रहा गरीबों का, तेल भी, चना भी, गेहूं, चावल सब भी दे रहा। सब मिलता है आपको? टाइम से मिलता है आपको? हाँ, सही टाइम से मिलता है। अंगूठा लगाते हैं, सब राशन मिलता है। शिकायत क्या है सरकार से? सरकार हमारी बहुत अच्छी है। हाँ, योगी जी की सरकार अच्छी है। हाँ, अब की योगी जी बहुत फिर जीतेंगे, फिर आएंगे। अच्छा, लगता है आपको कि योगी जी जीतेंगे, सरकार आएगी यहाँ? केवल सब लोग योगी के देंगे वोट। अच्छा, हाँ, गुंडागर्दी खत्म हो रहा है धीरे धीरे, अब तो थोड़ा बचा है, वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये आप 35 साल से नाव चला रहे हैं, अभी भी नाव चला रहे हैं, आगे अपना भविष्य क्या देखते हैं और सरकार से कितनी उम्मीद? अब जब और हो जाएगी तो हमको सरकार पेंशन देगा, 60 साल हो जाएगा पेंशन देगा। अच्छा, हाँ, जब 60 साल के हो जाएंगे तो पेंशन देंगे। भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, जीतेंगे तो क्या करेंगे? अब जीतेंगे तो विकास ले आएंगे और बढ़ाएंगे। अच्छा, चलिए, ये गंगाराम का कहना है जो कि यहाँ पर 35 साल से नाव चला रहे हैं। उनका कहना है कि जो सरकार है वो सरकार विकास के नाम पर वोट मांग रही है, और इनका कहना है कि उम्मीद है कि अब सरकार जीतेगी दोबारा से, तो फिर यही काम दोबारा से होंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता समेत तमाम नेता हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील, आप जब कैंपेनिंग करते हैं, कैंपेनिंग देख रहे हैं, मोदी जी भी आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं, रोड शोज हो रहे हैं, कितना फायदा उन रोड शोज को, और क्या जनता मन बना लेती है किसको वोट करना है, और उसके बाद इन रोड शोज और इन रैलीज का कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल, इन रोड शोज का, रैलीज का फर्क पड़ता है, क्योंकि जितनी पार्टियां सबने पूरी ताकत झोंक दी है, सभी के स्टार प्रचारक, सभी के बड़े बड़े नेता प्रयागराज में मौजूद हैं इस वक्त, चाहे मोदी जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे मनीष सिसोदिया आप पार्टी के हों, चाहे तमाम जो अन्य कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ तक कि इसमें फिल्मी स्टार भी आ गए हैं, जैसे
जैसे जैकलीन फर्नांडीज वो भी यहाँ पर आज 2 सभा करेंगी, साथ में रोड शो करेंगी, और तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं, यहाँ तक कि जो हरीश रावत हैं कांग्रेस के उत्तराखंड के पूर्व चीफ मिनिस्टर, वो भी यहाँ मौजूद है। तो ऐसे में पूरी ताकत झोंक दी हर पार्टी ने, और इन रोड शोज का और इन जो तमाम सभाएं उनका असर जरूर पड़ता है। जी नरेंद्र जी, अगर समाजवादी पार्टी की बात करें और अगर आपकी यहाँ पर जीत होती है प्रयागराज में, तो यहाँ के लिए क्या 2-3 खास काम आपके एजेंडे में? देखिए, पहला एजेंडा तो हमारा यह है कि हमारे इलाहाबाद जनपद में नैनी क्षेत्र जो है वो किसी ज़माने में औद्योगिक हब था, और अब किन्हीं न किन्हीं परिस्थितियों के कारण से वहाँ की सारी कंपनियां लगभग बंद हो चुकी हैं। तो प्रयास होगा कि उसको खुलवाया जाए। मऊ आइमा और मेजा की 2 कताई मिलें बंद हैं, उनको खुलवाया जाए। इसके अलावा एक पुल बहुत प्रतीक्षित थी, पिछली बार माननीय हमारे अखिलेश जी ने उसका शिलान्यास भी करने की कोशिश किया था, जमुना पार और गंगा पार को जोड़ने के लिए। वो पुल बनेगा, बाकी और जो काम होंगे होगा। सर 5 साल में हम लोगों ने किया है काम। हमने तो 5 गाँव मोटा मोटा गिना दिए। भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी काम नहीं है, केवल हिंदू, गंगा मैया, जमुना मैया और 5 किलो अनाज, इसके अलावा कुछ है ही नहीं है। आप लोगों के पास काम गिनाने को नहीं है। इन्होंने जो काम किए हैं, इनका कहना है कि काम हम करते हैं, शुरुआत हम करते हैं, खत्म हम करते हैं, रिबन आप काटते हैं। ये गलत बात है, ये तो कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा ये बताइए, ये कह रहे हैं 5 किलो अनाज, 1 महीने में 2 दफे अनाज, तो अखिलेश जी ये क्यों बोल रहे थे कि अगर मेरी सरकार आई तो मैं 1000 योगी जी देते हैं मैं युवाओं को, मैं 1500 दूंगा, 1000 में सिलेंडर। पहली बात तो 1000 में सिलेंडर नहीं बढ़ता है, जानकारी हो जानी चाहिए। और दूसरी चीज 500 रुपए में इनके कैबिनेट मंत्री रह चुके ने बयान दिया कि 500 रुपए जब बचेगा तो उसमें मीट मुर्गा खाइएगा और दारू पीजिएगा। ये कोई शब्द पार्टी नहीं बोल सकती है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल सकती, ये सपा वाले ही बोल सकते हैं। इस पे क्या कहेंगे? किस कैबिनेट मंत्री ने बयान दिया है? चायल में आपके चायल में इंद्रजीत जी ने दिया। मैं वहाँ पे अपनी सभा सिराथू में कर रही थी और मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। चलिए अब आप उनकी बात हुई होगी, कहे होंगे। कोई नेता, मैं नहीं समझता कोई नेता इस तरह से पब्लिक मीटिंग में इस तरह का भाषण देगा, मैं नहीं समझता। अब आपकी कोई टेबल टॉक रही होगी, बोल दिए होंगे हंसी मजाक में, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो आप जो 500-1000 बोल रही हैं, 5 किलो अनाज बोल रही हैं, 2000 आपने पेंशन बोला, एक किसान को साल भर में आप 6000 रुपए दे करके आपने किसान की हैसियत तो ना पिया। एक किसान की हैसियत अगर साल भर में केवल 6000 रुपए की है तो आपने किसान की हैसियत तो ना पिया। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी, देखिए समाजवादी पार्टी क्या, डॉक्टर लोहिया जमाने से हम लोग नारा लगाते थे कि दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी, रोटी कपड़ा सस्ती होगी। जब हमारी सरकार पिछली बार भी अखिलेश जी के नेतृत्व में आई थी, हमने दवा मुफ्त किया था, हमने पढ़ाई मुफ्त किया था। आज भी हम कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आती है। आज भी हम कह रहे हैं कि जब पिछली बार ये डॉक्टर लोहिया का सपना था, नारा था, समाजवादियों का नारा था, दवा पढ़ाई सस्ती मुफ्ती होगी, रोटी कपड़ा सस्ती होगी। तो दवा पढ़ाई इसलिए मुफ्ती होगी कि दवा पढ़ाई सरकार के पास है, सरकार के पास विद्यालय है, सरकार के पास दवाई अस्पताल है। तो हम सरकार के बनेगी तो हम दवा और पढ़ाई मुफ्त कर देंगे। रोटी कपड़ा सस्ती होगी, यानी रोटी अन्न हमको खरीदना पड़ेगा किसान से, कपड़ा खरीदना पड़ेगा कपड़ा मिल वाले से, खरीदेंगे उसको भी सस्ता देंगे। ये हमारा नारा सपना है सर, ये केवल वोट के लिए नहीं होता। मैं कह रहा हूँ कि बेरोजगारों को रोजगार दो या बेकारी का भत्ता दो, ये हमने नारा लगाया छात्र जीवन में। आज मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर अखिलेश जी ने कहा है कि हम नौजवान को 1500 रुपए महीने देंगे तो गलत क्या कहा है? 21 साल पार करने के बाद जो लड़का जिसकी शादी ब्याह हो जाती है उसका भी जेब खर्च चाहिए कि नहीं चाहिए? या तो आप नौकरी दीजिए या तो उसको बेरोजगारी का भत्ता दीजिए, इसमें गलत क्या है? नौकरी देने में नाकामयाब रहे हैं, इसका जवाब तैयार रखिए। सिंह साहब, इस बीच आपके पास आऊंगा। किसी भी राज्य के विकास की अगर बात की जाए, इलाके के विकास की अगर बात की जाए, तो शिक्षा का क्या स्तर है, स्कूलों का क्या स्तर है, अस्पतालों का क्या स्तर है, पुलिस प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से चल रहा है, अगर इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए प्रयागराज की बात की जाए तो आपका रिएक्शन सर? सब ध्वस्त है। शिक्षा व्यवस्था यहाँ ध्वस्त हो चुकी है। बहुत बड़ा कारण उसका कोविड-19 भी रहा, लेकिन गवर्नमेंट ने जो जिस तरह से ध्यान देना चाहिए था शिक्षा पे, दिया ही नहीं आज तक। हेल्थ सेक्टर इतना खराब है कि उसकी कोई हद ही नहीं है। जितने सरकारी अस्पताल हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज ले लीजिए, चाहे कॉलबिन ले लीजिए, चाहे वो कौन सा एक और है, आप देख लीजिए, वहाँ पे आपको कुछ मरीज को कोई इलाज होता ही नहीं है। मरीज या तो मर जाए या तो लेके प्राइवेट अस्पताल में जाए। तो जो शिक्षा नहीं है, नौकरी नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, तो है क्या? लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, सब अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं।
ठीक है, अतीक का गिरा दिया वो माफिया था, मुख्तार का गिरा दिया माफिया था, तो उससे क्या पूरा स्टेट गवर्न होता है? लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले लोग हैं वो खुद डिसऑर्डर्ड हैं। कोई भी इन्वेस्टिगेशन, पुलिस विभाग का ये हालत है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन होती नहीं है। दरोगा लोग जो है वो पूरी डिटेल्स लेके घर चले जाते हैं। तो बड़ा आरोप आपके ऊपर कि लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, शिक्षा नहीं है, अस्पतालों की स्थिति खराब है। ये अगर आप अस्पतालों की स्थिति कहेंगे तो मैंने कोरोना काल में खुद इतनी मेहनत की है, और मैंने कोरोना काल में दो अपनी माँ को और मैंने देवर को भी खोया है। मैं अस्पताल में स्वयं जाती थी जब एक भी व्यक्ति, चाहे वो बेली का हॉस्पिटल हो, चाहे मेडिकल का हॉस्पिटल हो, उस समय कोई भी, चाहे सपा का हो, कांग्रेस का हो, बहुजन का हो, कोई भी कार्यकर्ता, एक व्यक्ति सड़क पे नहीं दिखता था। उस समय भाजपा का कार्यकर्ता दिखता था कि कोई भूख से ना मरे, कोई नंगा ना रहे, कोई भूखा ना रहे। हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता अस्पताल में जाते थे। कई दफे तो मेरे साथ ये हुआ कि मैं हॉस्पिटल में गई, मैंने कहा हिम्मत रखिए। वो महिला बच के आ गई, कही कि आप जैसे लोग अगर खड़े हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े हो, तो हर अस्पताल में जी के ही आदमी आएगा। आपके हिसाब से नरेंद्र जी यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, अस्पतालों, शिक्षा की स्थिति? ऑर्डर सर छोड़िए, वो तो सिंह साहब ने बता दिया। मैं पासवान जी के अंधभक्ति को प्रणाम करता हूँ। इस सरकार की अव्यवस्था के चलते आपको अपने परिजनों को खोना पड़ा, उसके बाद भी अभी इस सरकार की हिमायत कर रही है। इनकी अंधभक्ति को मेरा प्रणाम है। चलिए सुशील, अब क्योंकि किनारा भी आ गया है और वो वक्त भी आ गया है जब आप लोग कवरेज करेंगे, इलेक्शन के दौरान लोग जो लाइनों में लगे होंगे, हमारी प्रयागराज को लेकर हमारी टीम की क्या तैयारी, चुनाव की और वोटिंग की, और साथ साथ जब काउंटिंग होगी? बिल्कुल, जो हमारी टीम है प्रयागराज की, वो लगातार कवरेज कर रही है। जितने भी बड़े नेता हैं उन सबको हमने कवर किया है, और इसके अलावा संगम क्षेत्र में भी हम लगातार कवरेज कर रहे हैं। जो संगम क्षेत्र है, बहुत तीर्थराज प्रयाग है, ये तीर्थों का राजा है। यहाँ पर अच्छे बट भी है, जो कहते हैं कभी अच्छा नहीं होता है, और यहाँ जो भी आता है उसे कहीं ना कहीं उसकी मनोकामना पूरी होती है। तो इस तरह यहाँ पर तमाम प्रदेश के लोग आए हैं। पीछे आप देख सकते हैं, तमाम यहाँ पर पीछे की तरफ देखिए लोग नहा रहे हैं। पूरे देश से लोग आए हैं, और ये कोई केरल का है, कोई कर्नाटक का है, कोई कश्मीर का है, तो कोई कहीं का है। तो ये तमाम झंडे देख सकते हैं, ये जो झंडे लगे हुए हैं पंडों के झंडे हैं। ये झंडे जो हैं ये इससे चिन्हित हो जाता है कि कौन सा पंडा कहाँ का है। तो हर पंडे हर स्टेट के हिसाब से अपने जो उनके तमाम लोग आते हैं तो उनको नहलवाते हैं, उनको पूजा कराते हैं। तो ये झंडे देखकर ही लोग आते हैं। उनके पास पूरा रिकॉर्ड रहता है, यहाँ तक कि 5-5, 4-4 पीढ़ियों तक का रिकॉर्ड उनके पास है। उनके पिता का नाम क्या था, उनके पिता और पिता कौन थे। तो ऐसे तमाम जो यहाँ पर इस तरह के अच्छे कार्य हो रहे हैं। लेकिन रही बात तैयारी की, तो हमारी टीम पूरी तरह तैयार है, और इस मतगणना तक 10 मार्च तक लगातार हम लोग फील्ड में हैं और लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं। चलिए, यहाँ फिलहाल हमें इस खास कार्यक्रम को यहीं पर विराम देना पड़ेगा क्योंकि वक्त की कमी है, और यहाँ पर तकरीबन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का कहना है, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि 8 सीटें जीती हैं, इस बार 12 की 12 जीतेंगे। समाजवादी पार्टी का कहना है कि मुगालते में मत रहिए, वो एक एक्सीडेंट था, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। इस बार जनता जागरूक है और समाजवादी पार्टी की पूरी तरह से लहर है। वरिष्ठ पत्रकार की अगर बात करें तो उन्होंने यहाँ पर काफ़ी कुछ खामियाँ गिनाई, और जो कुछ अचीवमेंट्स हैं वो भी उन्होंने गिनाई। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। मैं भूपेश कोहली प्रयागराज से अपने कैमरामैन नवीन के साथ फिलहाल इजाज़त, सारा प्रणाम।